नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद उपाध्याय भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी परिचय श्रृंखला के तहत अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के विषय में, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में आपको जानकारी देता हूं। मैंने बीएससी किया हुआ है और मेरा एमएससी बॉटनी से है दोस्तों। मैंने एमए हिंदी किया हुआ है, साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की है दोस्तों। मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। और इन 7 सालों में तकरीबन 3,500 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़कर अपनी यात्रा को पूरा कर चुके हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी भी अपने मेरे साथ जुड़ करके, अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपना गंतव्य, अपना डेस्टिनेशन ज़रूर अचीव करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का जो अनअकैडमी प्रोग्राम है और उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। लेट्स क्रैक एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कराता है दोस्तों, जिसमें आप पढ़ते पढ़ते अपने एजुकेटर से अपने सारे डाउट, अपने सारे क्वेरीज को पूछ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। साथ ही अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है। आपको पहले ही बता दिया जाता है दोस्तों कि कौन सा विषय आपको पढ़ाया जाना है और एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करा करके दूसरी चीज़ों पर ध्यान रख दिया जाता है दोस्तों। तो ये अनअकैडमी की एक विशेषता है। साथ ही आप तैयारी जब करते हैं तो आप तैयारी करते करते आपके मन में एक प्रश्न आता है दोस्तों कि हम अपने आप को एवेल्यूट कैसे करें कि मैंने कितना सीखा है, कितनी प्रगति मैंने की है। तो ये इसके लिए अनअकैडमी ने एक विशेष सुविधा है कि अनअकैडमी पर लाइव टेस्ट और क्विज भी होते रहते हैं दोस्तों, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जितना आप पढ़ते हैं उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये भी अनअकैडमी की एक विशेषता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं अनअकैडमी को कैसे ज्वाइन करूं। तो अनअकैडमी को ज्वाइन करना बड़ा सरल है दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपने एजुकेटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निश्चित ही दोस्तों आपको सारे रिचुअल, सारी क्लासेस आपके एजुकेटर की आपको मिल जाएंगी दोस्तों। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करें, अनअकैडमी की कुछ रिचुअल्स यूट्यूब पर भी होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस भी होती हैं दोस्तों, जहां आपको अपने एजुकेटर से सीखने का, इंटरेक्शन करने का सीधा मौका मिलता है दोस्तों। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी राशि दे करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा दोस्तों। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बड़ा सरल है दोस्तों और बहुत ही सस्ता है। ठीक है, अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो केवल 7,000 रुपये आपको देने हैं दोस्तों। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन और भी सस्ता है, 8,400 रुपये में आपको 2 सालों का सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको ढेरों फायदे देकर जाएगा। एक तो आपको अनअकैडमी का ये छोटा सा सब्सक्रिप्शन ऑफलाइन क्लासेस की भागदौड़ एवं भारी भरकम फीस से बचा देता है दोस्तों। और साथ ही आपको अनअकैडमी का ये छोटा सा सब्सक्रिप्शन भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटर्स से, भारत की टॉप मोस्ट फैकल्टी जिसको अनअकैडमी ने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया दोस्तों, उससे आप सीधे जुड़ने और पढ़ने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। एक बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन लें आप और भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक सब्सक्रिप्शन के फायदे अनेक हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको अपने तैयारी की चिंता करना बंद कर देना है। आपको परफेक्ट गाइडेंस दिया जाएगा, वो भी अपने अपने एजुकेटर के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल है ना, और ध्यान रखिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों लेना है उसके लिए भी बता दूं दोस्तों कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ एक टीचर कई विषय पढ़ाता है, लेकिन अनअकैडमी पर आपको एक विषय पढ़ाने के लिए एक से एक कई टीचर उपलब्ध होते हैं दोस्तों। ये बेसिक डिफरेंस है अन्य संस्थानों में और अनअकैडमी में। तो आज ही अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक धार दें दोस्तों, ताकि जैसे ही परीक्षाएं आएँ और आप पहले
क्रम पर आकर के अपने चयन को पूरा करें दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के विषय में चर्चा करते हैं। आज का विषय है दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आपको इस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी चाहिए दोस्तों, 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक प्रोमो कोड जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, रेफरल कोड या प्रोमो कोड लिख देना है AUP10। तो आपको इस 7,000 की राशि में अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा दोस्तों। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी 10% का डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट के बाद आपको केवल देने होंगे 6,300 रुपये, और 2 साल के लिए देने होंगे केवल 7,560 रुपये। यकीन मानकर चलिए, इसको डिवाइडेड बाई 24 किया जाए तो 315 रुपये की एक छोटी सी राशि में आप भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं, अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, और अपने चयन को पक्का कर सकते हैं। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें दोस्तों। आइए विषय पर आते हैं दोस्तों, और आज हमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। इसकी पहले की क्लासों में मैंने आपको पर्यावरण की बेसिक चर्चा की थी दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, ये पर्यावरण जो मैं विषय शुरू किया है मैंने, इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। ये पर्यावरण MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा लगातार इसमें पोर्शन बढ़ रहा है। इस विषय में मैं इन क्लासों में आपको ध्यान रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम में आने वाले पर्यावरण को कवर कराऊंगा। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पर्यावरण से क्वेश्चन होंगे वो सारा मैं यहाँ पे कवर करूंगा। MPPSC फॉरेस्ट के लिए भी आपको पर्यावरण यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। खासतौर से MPTET का पर्यावरण जो वर्तमान में चल रहा है वो भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो यकीन मानकर चलिए, यहाँ की क्लासेस पढ़ने के बाद आपको पर्यावरण की चिंता भूल जानी होगी दोस्तों। तो जो 3 रिचुअल्स इसके पहले हो चुके हैं उनकी लिंक के द्वारा भी आप वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। पुराना पोर्शन अगर आज ही आप पहली बार अनअकैडमी पर आए हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए, तो आपको मैं इंट्रोडक्शन के साथ बता देना चाहता हूं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है वो है अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों। और पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें, पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों से मिलकर बना होता है दोस्तों, जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है, जैसे कि जीव जंतु वनस्पतियां। और अजैविक घटक क्या होते हैं? जैसे जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे मृदा, जल, वायु, सूर्य प्रकाश, तापमान। ये सारे अजैविक घटक होते हैं। और अजैविक घटक एवं जैविक घटकों का संबंध जो होता है वही पारिस्थितिकी कहलाता। पारिस्थितिकी की परिभाषा ही दोस्तों कि प्रकृति का मानव के साथ, या प्रकृति का है ना जीवों के साथ संबंध, वह पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवों के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। उसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के विषय में बात करनी है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसे गतिशील होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, वो आज हमें पढ़ना है। तो आइए इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र जैविक संरचना के निर्माण तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र जैविक संरचना के निर्माण, जैविक संरचना क्या हो तात्पर्य होता है दोस्तों? जिनमें जीवन होता है, तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कि प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्तर है वो बना रहे के लिए ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश होता रहता है। ध्यान रखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र कैसे गतिशील होगा, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ऊर्जा का निवेश होगा उस पारिस्थितिक तंत्र में, कैसे ऊर्जा आएगी। जैसे ऊर्जा आएगी वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र सुचारू रूप से कार्यशील होगा। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में सहायक होता है दोस्तों। क्योंकि ध्यान रखिए, ऊर्जा सदैव यहाँ पर चक्रीय क्रम में चलती है दोस्तों। कैसे चलती है? साइक्लिक ऑर्डर में, एक स्तर से दूसरे स्तर में। तो ये ऊर्जा का प्रवाह जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में यह बात का घोतक है, यह बात सिद्ध करता है कि अजैविक घटक कितने होंगे, जैविक घटक कितने होंगे। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि ये ऊर्जा प्रवाह ही पारिस्थितिक तंत्र में जीवों एवं अजैविक घटकों की मात्रा का निर्धारण करता है दोस्तों। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार से ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण हो रहा है। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इस चित्र में देखें लिखा हुआ लाइट एनर्जी।
जैसे सूर्य प्रकाश आया दोस्तों, तो इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में समस्त उत्पादक पौधों ने क्या किया, अपना भोजन बनाया। ये जो ग्रीनरीज है, ऑल ग्रीनरीज, समस्त हरे पादप ने अपना भोजन बनाया, और इसी भोजन को ग्रहण किया प्राथमिक उपभोक्ताओं ने। किसने किया दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि कीट, छोटे छोटे कीट जो है, छोटे छोटे जंतु हैं। छोटे जंतुओं के साथ बड़े जंतु भी आ सकते हैं दोस्तों। बड़े जंतु जैसे गाय भी एक शाकाहारी जीव है, हर्बीवोर्स है। तो हाथी भी एक शाकाहारी जीव है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक थे, और तृतीयक से सर्वोच्च उपभोक्ता में किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं। मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं कि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है दोस्तों। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही तो है। ठीक है, सूर्य से मिलने वाला जो सौर विकिरण होता है, वही पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत होता है। साथ ही इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र में जो ऊर्जा संचित होती है, दैट्स कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के केंद्र में जो ताप ऊर्जा है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यही वास्तविकता में ये दो चीजें, एक सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण जो सूर्य से आ रहा है, और कुछ मात्रा में जो भूमि में उपस्थित गर्मी है, भूमि में उपस्थित ताप है, ये पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहां से ऊर्जा आ रही है, तो वो किस प्रकार से गतिशील होती है, किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, उसे चक्र कहा जाता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो हमें अगला देखना है बायोकेमिकल साइकिल। आइए देखते हैं इसको कि पदार्थों के संचरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को, ठीक है, पदार्थों का संचरण क्या होगा दोस्तों, एक स्तर से दूसरे स्तर में पदार्थों का जाना पदार्थों का चक्रण कहलाएगा। पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण, साइकिलिंग होगा और रिसाइकिल होगा। ठीक है, तो चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। और ध्यान रखिए, एक जैव भू रासायनिक चक्र, ध्यान रखिए, एक जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जल चक्र और गैसीय चक्र को सम्मिलित किया जाता है। दो प्रकार से, एक तो वाटर साइकिल होता है और दूसरा होता है गैसीय साइकिल, जो गैस के रूप में होगा। ठीक है, गैसों के रूप में जहां पदार्थों का चक्रण होगा, वो गैसीय चक्र के अंतर्गत काउंट होंगे, और जहां जलीय अवस्था में होगा, द्रवीय अवस्था में होगा, वो जल चक्र के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। एक चित्र दिखाया गया है दोस्तों, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, किस प्रकार से तंत्र के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और यहाँ देखेंगे हीट एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, किस प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक चित्र में दिया गया है कि ये पौधा है, ये ग्रीनरीज दिखाई दे रही है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो काऊ हो, या और भी जीव हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अपने भोजन को इनके द्वारा, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर से प्राप्त कर सकते हैं। और जब कभी यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, वो अपना भोजन क्या से प्राप्त कर सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर से। और टर्शरी कंज्यूमर जो होता है, वो अपना भोजन या तो प्राइमरी से ले सकता है या सेकेंडरी से ले सकता है। और जब कभी ये समाप्त होता है, तो इसको डिकम्पोजर फिर से कहाँ ला देते हैं, यहाँ ला देते हैं, अजैविक घटक बना देते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के स्रोतों पर और कुछ चर्चा करते हैं। हरे पेड़ पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है, समस्त हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पौधे जो करते हैं,
ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करते हैं? तो ध्यान रखिए, वो प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। किस ऊर्जा में कर देते हैं दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा। कैसा? आइए दिखा देता हूं मैं आपको। एक परिभाषा अपन ने पढ़ी शुरू से प्रकाश संश्लेषण की, कि CO2 सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है, क्या निकाल के देखना है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल युक्त समस्त हरे पादप क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6। ये ग्लूकोज एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होगा दोस्तों, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होगा, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होगा। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद कर लेनी है, कि समस्त हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशोन्मुख होता है। अगर बात करें तो वन डायमेंशनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा होगी एक दिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय, ध्यान रखिए है, या विकृत। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है, वो इतना देना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशोन्मुख होता है, वन डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। अर्थात ऊर्जा का जब एक बार उपयोग हो जाता है या वह खर्च हो जाती है, तो वह उस स्तर के लिए पुनः उपयोगी नहीं होती है। ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि एक बार घास उगी और यदि उस घास को खाया नहीं गया, ठीक है, वो घास वहीं पर डिकम्पोज हो गई, तो ध्यान रखिए अगले स्तर के लिए वह उपयोगी नहीं है। या एक बार उसको खा लिया गया तो फिर वो वहीं पर काम नहीं करेगी। इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। वो एक बार आगे बढ़ गई तो वो रिवर्स नहीं होगी फिर, ठीक है, रिवर्स नहीं होगी, वो एक साइक्लिक ऑर्डर में ही चलेगी। ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर, फिर उसके बाद वहां वही आ जाए। क्योंकि ऊर्जा का ध्यान रखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय क्रम में भी होता है। ठीक है, हमेशा चक्र चलता रहता है एक स्तर से दूसरे स्तर तक, है ना। ध्यान रखिए, उत्पादक से उपभोक्ता तक, उपभोक्ता से अपघटक तक, और अपघटक से फिर क्या हो जाएगा, वो उत्पादन के लिए उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है। लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। आइए बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की, पारिस्थितिकीय उत्पादकता की। किसी क्षेत्र में ध्यान रखना, उत्पादन कौन करेगा? जो उत्पादक होंगे। उत्पादक कौन होते हैं? समस्त हरे पादप, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वही तो उत्पादक होंगे ना। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक या हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में और पर्टिकुलर टाइम में, देखिए प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई समय में, एक एक निश्चित समय में और एक निश्चित क्षेत्र में जो जो पूर्ण रूपेण ऊर्जा संचित हो जाती है, टोटल स्टोर एनर्जी होती है, उसकी मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लें, किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित मतलब ऑटोट्रोफ्स प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक मतलब समस्त हरे पादप, ठीक है, इनके द्वारा, इन समस्त हरे पादपों के द्वारा प्रत्येक इकाई समय में, प्रत्येक इकाई सतह में, ठीक, एक निश्चित क्षेत्रफल में तथा निश्चित समय में
जो ऊर्जा की मात्रा संचित हो जाती है उसे पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। मान लो एक दिन में या एक घंटे का मान लो, एक घंटे में एक पौधे ने कितना भोज्य पदार्थ अपने शरीर में संचित किया, ये उस पौधे की उस पौधे की एक घंटे की पारिस्थितिकीय उत्पादकता है। इसको और बड़ा कर लो, एक वन क्षेत्र है, एक वन क्षेत्र के समस्त उत्पादकों ने, मतलब समस्त हरे पौधों ने, एक निश्चित क्षेत्र है ना, एक वन क्षेत्र, एक निश्चित समय में, मतलब एक दिन में, एक महीने में या एक साल में, ठीक है, कितना भोज्य पदार्थ संचित किया या कितनी ऊर्जा की मात्रा संचित की, उसे उस क्षेत्र की क्या कहा जाएगा, पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। व्हाट इज प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्शन? तो ध्यान रखना, ये जो प्राथमिक उत्पादक हैं, है ना, या स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हैं, उनके द्वारा जो जैविक पदार्थों का या ऊर्जा का उत्पादन होगा उसे प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इस तरह हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को ही प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। और जो प्राथमिक उत्पादन करते हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक उत्पादक कह देते हैं। तो सभी पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं दोस्तों, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी उत्पादकता को और आगे बढ़ाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। एक 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 इकोसिस्टम की अपन रिप्रोडक्टिविटी की बात करें, एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता की बात करें, तो इसको दो कारक इसके प्रमुख रूप से होते हैं। पहला, प्राथमिक उत्पादक को सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, ठीक है। एक एक पौधे को जितना प्रकाश मिलेगा, जितने अमाउंट में प्रकाश मिलेगा, वह उतना उत्पादन करेगा। ध्यान रखना, यदि प्रकाश कम मात्रा में मिलेगा तो मित्रों ध्यान रखिए, उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यदि कोई चीज होती है तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। यदि कम मिला तो निश्चित उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, कम। तो पहला कारक क्या है, प्राथमिक उत्पादक के लिए उपलब्ध होने वाली सौर ऊर्जा। दूसरा क्या है, हरे पेड़ पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति में कितना वजन उठाने की क्षमता है, वो उतना ही उठा पाएगा। अगर आप वो 50 किलो उठा सकता तो 50 किलो, अब आप उसके ऊपर भले 5 क्विंटल रख दो, क्या वो उठा पाएगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है उतनी। तो यहाँ पर दूसरा कारक है कि कितना कर सकता है प्लांट, कितना बदल सकता है, कितना कंजम्पशन कर सकता है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए। तो वो दूसरा कारक होता है जो पारिस्थितिकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में किया जाता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन का मेजरमेंट कैसे होगा, आइए देखते हैं। एक तो होता है सकल प्राथमिक उत्पादन, दैट्स कॉल्ड जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, सकल प्राथमिक उत्पादन। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पूरे उस क्षेत्र में इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ, समस्त हरे पादपों ने मिलकर एक इकाई क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में, मतलब निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो उत्पादन हुआ उसको हम कह देते हैं, जो पूरा पूरा उत्पादन गिना गिना जा रहा है यहाँ, जितना बना है। मान लो सभी पादपों ने एक दिन में मिलकर के
एक निश्चित मात्रा की जो ऊर्जा उत्पन्न की है वो उस क्षेत्र का सकल प्राथमिक उत्पादन होगा। और दूसरा होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, आप अपने महीने में 50,000 रुपए कमाता है एक व्यक्ति, तो क्या आप 50,000 रुपए ही बैंक में सेविंग कर देते हो? नहीं। ठीक है, आपने टोटल इनकम तो 50,000 की, लेकिन आपके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस भी हैं। आप 70% कंज्यूम करते हो तो 35,000 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी दैनिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आपको स्कूल फीस भी भरनी है, आपको सारी चीजें करनी है, तो आपको 35%, 70% निकल गया, मतलब 35,000 रुपए। अब बचा कितना? वो 50,000। दैट्स कॉल्ड आपका वो शुद्ध मुनाफा है जो आपने एक महीने में बचाया। ऐसे ही पौधे होते हैं, उन्होंने पूरी ऊर्जा बनाई तो, लेकिन उसमें से कुछ अपने लिए खर्च कर ली। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि सकल प्राथमिक उत्पादन अगर निकालना है आपको, तो कर दीजिए जीपीपी बराबर, नहीं सॉरी, एनपीपी अगर आपको निकालना है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन निकालना है आपको, तो क्या करिए कि जीपीपी माइनस में खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है, को टोटल उत्पादन जो हुआ है, टोटल रिप्रोडक्शन जो हुआ है, कुल उत्पादन जो हुआ है, उसमें से खर्चे को माइनस कर दीजिए, कितनी ऊर्जा खर्च हो गई, तो बराबर में क्या आ जाएगा? एनपीपी आ जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला भी आपको आगे पढ़ने मिलेगा। एक समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आपको एनपीपी निकालना है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन निकालना है, तो आपको जीपीपी में से क्या करना पड़ेगा? कुल खर्च हुई ऊर्जा माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कितना हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे जो होते हैं वही होते हैं प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। मतलब ध्यान रखना है, जो टोटल ऊर्जा उन्होंने बनाई है वो है सकल प्राथमिक उत्पादन, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि पोषण स्तर भी चल रहा है। पोषण स्तर एक में श्वसन द्वारा खर्च के बाद में, ठीक है, वो पौधा भी क्या करता है? श्वसन करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसमें कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है दोस्तों। तो पोषण स्तर एक में श्वसन द्वारा खर्च के बाद सकल जो संचित ऊर्जा होगी, संचित सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जितना हमने कमाया है उसमें हमने कितना खर्च किया उसको माइनस कर दो, तो बराबर क्या आ जाएगा? जो हमने बचाया है। मतलब अगर जीपीपी में से आप माइनस कर दीजिए श्वसन के रूप में खर्च की गई ऊर्जा को, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एनपीपी मिल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मिल जाएगा। यहां पर यही तो दिया गया है, देखिए एनपीपी बराबर नेट प्राइमरी उत्पादन निकालना है आपको। नेट प्राथमिक उत्पादन बराबर क्या होता? सकल प्राथमिक उत्पादन। यहां पर कुल ऊर्जा जो बनाई गई है से काय को माइनस करना है? श्वसन द्वारा ऊर्जा की मात्रा, जो श्वसन में नष्ट हुई ऊर्जा है उसकी मात्रा, श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? एनपीपी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट देने जा रहा हूं। उत्पादन की या उत्पादकता की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी दे रहा हूं। इसको बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्पादकता की इकाई क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्पादकता की इकाई होती है, उत्पादकता को ग्राम प्रति मीटर प्रतिदिन में मापा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये इकाई है, इकाई की ये इकाई है उत्पादकता की, ग्राम प्रति मीटर प्रतिदिन में। देखो, अगर मैंने पहले कहा था, यहां अगर आप शुरुआत पर पहुंचे तो कहा था ना, प्रत्येक इकाई सतह में, एक निश्चित क्षेत्र में, प्रत्येक इकाई समय में, एक निश्चित सतह में और निश्चित समय में, वही तो है, कितने क्षेत्रफल में, ठीक है, कितने समय में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वही तो उत्पादकता कहलाती है। तो उत्पादकता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति मीटर प्रति दिन होती है। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। जो
नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जो खर्च होने के बाद बचता है वो आपकी शुद्ध बचत होती है ना। ठीक है, वो आपका बैंक बैलेंस होता है। ठीक ऐसे ही पौधे होते हैं, वो पौधे, उनने कुल कमाई की, उसमें से कितना खर्च हुआ और उसके बाद जो बचा वो उसको संचित कर लेते हैं। तो यही तो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, कि पौधों में जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होता है वो पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, जो शाकाहारियों एवं अपघटकों के लिए भोजन के रूप में काम आता है। इससे अगर सीखना है तो अपने आप को रिलेट कर दो। हमारे मदर फादर क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, ठीक है, खर्चे चलाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। किसके लिए? उनकी फर्दर जनरेशन के लिए, उनके बच्चों के लिए। और उनके बाद उसको कौन उपभोग करता है? बच्चे। ऐसे ही पौधे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और अपने खर्चे के बाद उस ऊर्जा को बचा कर रख लेते हैं, और उसी ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? उसी ऊर्जा, उसी संचित ऊर्जा का उपभोग करते हैं समस्त परपोषी घटक। जैसे मानव भी एक प्रकार का परपोषी घटक है, हेटेरोट्रोपिक कंपोनेंट है। ठीक है, वह अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर करता है? वह अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि एनपीपी क्या होता है, वो आपकी बात दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी, कि पौधों में जैव भार के रूप में जो संचित हो जाता है वही तो क्या है, वही एनपीपी है। खर्च होने के बाद जो बचा वो एनपीपी है, जो संचित कर लिया। उसी एनपीपी का उपयोग कौन करते हैं? समस्त परपोषी जैविक घटक करते हैं, जैसे कि मानव है, गाय है, भेड़ है, बैल है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है। ये सभी जीव क्या है? परपोषी घटक हैं। तो इस किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? जो संचित ऊर्जा होती है, एनपीपी होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक इकाई समय एवं प्रत्येक इकाई क्षेत्र में, अगली डेफिनेशन मैं जैव भार की देने जा रहा हूं दोस्तों। तो कोई भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा। पहली क्लासेस दूसरी क्लासेस में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था पारिस्थितिक तंत्र का आकार। एक छोटा एक्वेरियम जो आपके घर में ले आते हो आप, जल जीवशाला, वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। एक वृक्ष लगा है तो वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। और एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र है तो पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पारिस्थितिक तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। मान लो इतना कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक खेत पारिस्थितिक तंत्र है। एक खेत में क्या होगा, एक खेत में मतलब वो 1 हेक्टेयर का खेत है। इस 1 हेक्टेयर के खेत में एक साल में जैविक पदार्थों ने कितना उत्पादन किया? ठीक है, उसका जो शुष्क भार होगा वही उस क्षेत्र का जैव भार कहलाएगा, बायोमास कहलाएगा। या यूं समझे कि एक पेड़ ने अपने जीवन काल में, उसका जीवन काल क्या हो गया, उसका एक प्रति इकाई समय हो गया। एक पेड़ ने अपने जीवन काल में जो ऊर्जा संचित की, उसका शुष्क भार क्या है? उसका जैव भार है। ठीक है, उसका क्या होगा? वह जैव भार। मान लो एक एक पादप, ठीक है, सूखने के बाद 10 क्विंटल का बचता है, तो वो 10 क्विंटल उसका क्या होगा? उसका जैव भार होगा या बायोमास होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जैविक पदार्थों के सकल शुष्क भार को ही क्या कहा जाता है? जैव भार कहा जाता है। कोई भी जीवित पदार्थ है उसका जो सकल शुष्क भार है, ठीक है, शुष्क मतलब जिसमें जल नहीं होगा, वो शुष्क भार कहलाएगा बायोमास। आइए आगे चलते हैं, बायोमास को और समझते हैं। बायोमास के अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो। उन सभी का जो ड्राई वेट है, जो शुष्क भार है, उसको बायोमास या जैव भार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मान लो मैंने वो 1 हेक्टेयर का जो खेत बताया था, इस 1 हेक्टेयर के खेत में जैव भार की जो वृद्धि दर होगी, उस क्षेत्र की उत्पादकता होगी। मतलब उस क्षेत्र में कितना कुछ बढ़ रहा है, कितना जैव भार बढ़ रहा है,
मान लो एक साल में 1 क्विंटल वजन बढ़ गया शुष्क जैव भार का, तो वो 1 क्विंटल जो वजन बढ़ा है वही वास्तविकता में उसकी प्रोडक्टिविटी होगी कि एक साल में उसने कितना बढ़ाया है, ठीक है, कितना गेन किया है, ठीक है। तो वो उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, उत्पादकता। और विश्व की औसत, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व की औसत मतलब पूरे विश्व में। अब पूरे विश्व में देखिए हर प्रकार की स्थितियां आ जाएंगी, मरुस्थलीय क्षेत्र भी आ जाएंगे जहां पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी आ जाएंगे जहां पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, ठीक है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र आ जाएंगे जहां पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम होगी, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अच्छी होगी। तो इसका संपूर्ण पृथ्वी का एक ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी औसत की अपन बात करते हैं, विश्व की औसत प्राथमिक जो उत्पादकता है एनपीपी है, नेट प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है दोस्तों। एक वर्ग मीटर क्षेत्र में, एक वर्ग मीटर क्षेत्र जानते ही आप कितना होता है, ठीक है, एक वर्ग मीटर क्षेत्र में, ठीक है, एक वर्ष में 320 ग्राम शुष्क भार बढ़ जाएगा। तो 320 ग्राम जो बढ़ा है वो वास्तविकता में क्या है, उत्पादकता है, ठीक है, उसकी उस क्षेत्र की उत्पादकता है। ध्यान रखिए, विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं उत्पादकता कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, इसलिए औसत है। सर्वाधिक उत्पादकता की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जैसे अमेजन बेसिन का जंगल, और दलदली क्षेत्र होंगे जो मार्शी सॉइल जहां पर पाई जाती दलदलीय क्षेत्र, और एस्चुरी ज्वार नदमुख, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि नर्मदा, माही और ताप्ती जैसी नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो अगर आप जाइए जहां नर्मदा अरब सागर से मिलती है वहां अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में एनपीपी की मात्रा 2000 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष होती है। औसत से देखिए आप, पूरे पृथ्वी का औसत केवल 320 ग्राम है, लेकिन इन क्षेत्रों का 2000 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष होता है दोस्तों। मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक एनपीपी या सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ मिलती है, वो मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवं दलदलीय क्षेत्र तथा ज्वार नदमुखों में या एस्चुरीज में मिलती है दोस्तों। सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक शुद्ध उत्पादकता वाले क्षेत्रों में आपको लिखना है या तो एस्चुरीज पर टिक कर देना है, एस्चुरीज अगर ऑप्शन में नहीं है तो दलदलीय क्षेत्रों को कर देना है, दलदलीय क्षेत्र नहीं है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा, तो इन पर टिक कर देना है, या तीनों हो तो तीनों पर टिक कर दीजिएगा। एक ही लाइन में लिखे जा सकते हैं कि किस क्षेत्र की उत्पादकता या किस क्षेत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो वो इन्हीं क्षेत्रों की होगी दोस्तों। कम किसकी होगी, इसका ऑपोजिट, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे है ना, वहां पर उत्पादकता कम मिलेगी आपको, ध्रुवीय क्षेत्रों की उत्पादकता कम मिलेगी। आइए, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, एक तो तापमान, तापमान दोस्तों कम हो जाएगा तो निश्चित ही तापमान की कमी प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देगी, उत्पादन को घटा देगी, ठीक है। जल की मात्रा, यदि मान लो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पानी कम होता है तो उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, कम। जल की मात्रा, जल की कमी उत्पादकता को कम करती है, तो जल की मात्रा भी एक भौतिक कारक है। गहराई, किसी क्षेत्र में मिट्टी की गहराई कितना है वो भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं,
ठीक है, जहां पर गहराई तक मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में उपज बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, जहां छिछली मृदा होती है वहां की उपज कम होती है। ठीक है, उस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक गर्म जलवायु होगी, अत्यधिक शीत जलवायु होगी तो उत्पादन कम होगा। और अगर आदर्श जलवायु होगी, ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा ठंड होगी, उत्पादन अच्छा होगा दोस्तों। आइए चलते हैं, अगला देखते हैं रासायनिक कारक। पोषक तत्वों की आपूर्ति। यदि मान लो किसी क्षेत्र में पोषक तत्व कम है तो उत्पादन कम हो जाएगा। एक क्षेत्र, एक किसान खेती करता है और वह अच्छे उर्वरक डालता है, क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। और यदि वह अगर फर्टिलाइजर कम डाले, कम उपयोग करे, तो पोषक तत्व कम होंगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जैविक कारक भी उत्पादकता को कम कर देते हैं, क्योंकि प्रजातियों के विभिन्न जीवों में पारस्परिक क्रिया होती रहती है। ठीक है, आपको दूध, आप सुबह से चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तो उसके लिए आपको जो दूध की आवश्यकता है उसके लिए आपकी डिपेंडेंसी गाय, भेड़, बैल, बकरी पर है। ठीक है, इन पर है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैविक कारक भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। और जैविक कारकों में भी चार प्रमुख चीजें ध्यान रखना है। सहजीविता, साथ साथ रहते हुए जीवन यापन करना। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़। परजीविता, किसी दूसरे पर निर्भर रहना। और चौथा होता है तटस्थता। इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जैविक कारक होते हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं दोस्तों। किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो जैविक उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादकता कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, किसी क्षेत्र में यदि परजीविता बढ़ेगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। ये सारे क्षेत्र। अगला चौथा क्षेत्र है, चौथा है विद्युत उत्पादकता को प्रभावित करती है क्षेत्रीयता और सामाजिक संगठन। ठीक है, कोई क्षेत्र विशेष की में उत्पादकता या तो अधिक हो सकती है या कम, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का सामाजिक संगठन कैसा है। कोई एक फैक्ट्री में जहां कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो वहां वर्क अच्छा होता है। ठीक है, मतलब काम ज्यादा होता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भले सैकड़ों आदमी लगे रहें, काम कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें क्या होती हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। अभी हमने आपको दिखाया था नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, पूरी पृथ्वी का औसत 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, है ना, प्रति वर्ष था। ठीक है, सर्वाधिक कहां था? 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। कहां पर था? दलदली मृदा में, दलदली क्षेत्रों में, ज्वार नदमुख वाले क्षेत्रों में। और आपको मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। अब मैं आपको महाद्वीपों तथा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों की औसत प्राथमिकता, औसत एनपीपी की बात कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी का अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का शुद्ध प्राथमिक उत्पादन औसत कितना है तो आपको याद हो जाएगा 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। लेकिन महाद्वीपों का पूछा जाए तो ये ज्यादा है दोस्तों। महाद्वीपों का है 669 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष। और महासागरों का पूछा जाए तो ये दोस्तों कम है, 155 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष होता है दोस्तों। ये आपको तीन डाटा याद रखने हैं, चार याद रख लीजिए। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक किन क्षेत्रों में होता है, तो वो आपको याद हो गया। सर्वाधिक कहाँ होगा? सर्वाधिक या तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो सकता है, मार्सी सॉइल वाले क्षेत्रों में हो सकता है, या एस्चुरीज वाली भूमि पर हो सकता है। कम कहाँ हो सकता है? तो मैंने बताया था कि कम हो सकता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां की उत्पादकता कम होगी दोस्तों। ठीक है, फिर अपन ने पूरी पृथ्वी का भी पढ़ लिया, 320 ग्राम होता है औसत। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया महासागरों का औसत, तो 669 ग्राम हो गया इसका औसत। फिर अपन ने पढ़ लिया महासागरों का, तो इसका कम है, 155 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोषण स्तर की बात करते हैं, ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं। तो ये पोषण स्तर कैसे बनते हैं दोस्तों?
पृथ्वी में ये इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में अगर मैं बात करूं, ये चक्रीय क्रम में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, चक्रीय क्रम में। और वही चक्रीय क्रम स्तरों में विभक्त होते हैं, तो वो पोषण स्तर कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इसको समझ लीजिए, ऊर्जा कैसे जा रही है। ये उत्पादक थे, उत्पादक कौन? समस्त हरे पादप। इनसे ऊर्जा किसने ली? प्राथमिक उपभोक्ताओं ने, सभी शाकाहारी जंतुओं ने। सभी शाकाहारियों से ऊर्जा किसने ली? जो मांसाहारी हैं और जो सर्वाहारी हैं। इस तरीके से एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरा से तीसरा और तीसरा से चौथे स्तर में क्या होती है? श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और इस श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है। कि टिड्डा घास को खाता है तो टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज, चील या मयूर खाएगा। ये एक प्रकार की आहार श्रृंखला है, एक प्रकार का फूड चेन होता है, जो जो चेन सिस्टम में स्थानांतरित होती है। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहा जाता है, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें। आहार श्रृंखला के उस बिंदु को एक एक कोई कोई बिंदु मान लीजिए, आहार श्रृंखला का वह बिंदु जहां पर आहार ऊर्जा या आहार ऊर्जा अगर नहीं आ रहा तो सीधा समझ लो केवल ऊर्जा। ठीक है, आहार श्रृंखला का बिंदु जहां ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से, एक वर्ग का जीव कौन सा हो सकता है? वो शाकाहारी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, शाकाहारी से दूसरे वर्ग के जीवों में, मांसाहारी जीवों में स्थानांतरण होगा। ठीक है, वो पोषण स्तर कहलाएगा। यहां यह भी हो सकता है भैया कि उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ताओं में पोषण ट्रांसफर होगा, तो वह भी एक प्रकार का पोषण स्तर होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण देखना है आपको, कहां से हो रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण? एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, तो वह पोषण स्तर का निर्माण कर लेते हैं। आइए आगे चलते हैं, आहार श्रृंखला के पोषण स्तर देखते हैं। तो एक आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 पोषण स्तर वो कौन कौन से हैं? पहला है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ऑल ग्रीनरीज, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या स्वयं पोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, समस्त हरे पादप उत्पादक होते हैं। दूसरा पोषण स्तर होता है, वो होता है विषम पोषी पोषण स्तर। विषम पोषी जो निर्माण करते हैं कौन? शाकाहारी। स्वयं पोषी वे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उपभोक्ता तो वे होते हैं जो अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए उत्पादकों पर आश्रित होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ये 3 होंगे मुख्य रूप से। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, यह भी हेटेरोट्रॉप्स होता है, भले शाकाहारी है पर अपना भोजन ले रहा है किससे? किससे ले रहा? घासों से ले रहा है, पेड़ पौधों से ले रहा है। तो वह ले तो रहा है, भले शाकाहार के रूप में ले रहा है, तो वह भी विषम पोषी हुआ। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है दोस्तों? जो मांसाहारी हो, तो यह भी ले रहा किसी से। किससे लेगा? शाकाहारियों से। शाकाहारियों को खा लेगा, ये मांसाहारी बन जाएगा। तो यह भी हेटेरोट्रॉप्स होता है। और तीसरा होता है दोस्तों सुप्रीम कंज्यूमर, सर्वोच्च उपभोक्ता। यह भी मांसभक्षी होता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ये तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा दोस्तों। विषम पोषी यह भी होता है, टर्शरी कंज्यूमर भी विषम पोषी होता है। मतलब है एक दूसरे से, यहां पर केवल एक स्तर स्वयं पोषी है, वो कौन सा है? उत्पादक स्तर। बाकी शेष तीनों कैसे हैं? उपभोक्ता के स्तर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में खाद्य श्रृंखला की चर्चा करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने पहले आपको बताई थी
कि पारितंत्र के विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बनता है। तो यही एक जीव का दूसरे जीव का भोजन बनना, किसी एक जीव का दूसरे जीव का भोजन बनना क्या कहलाएगा? आहार श्रृंखला कहलाएगा। आइए इस चित्र में मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से। यहां से देखते हैं, इस वाली खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। ठीक है, इस वाली खाद्य श्रृंखला में देख लेंगे आप। ठीक है, या इस वाली खाद्य श्रृंखला में देखिए, ये उत्पादक है यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रासेस है, इसको किसने खाया? हिरण ग्रह। ठीक है, हिरण को किसने खाया? तेंदुआ ने। और तेंदुआ को कौन खा जाएगा दोस्तों? तेंदुआ को गिद्धबाज खा सकता है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप, यहां से भी देख सकते हैं, ये कहा श्रृंखला। यहां पर भी ये क्या है दोस्तों? ये घास है। ठीक है, इस घास को ग्रास सुपर ने खाया, ग्रास सुपर को कोयल ने खाया। ठीक है, और इसको कोई और खा सकता है, और इसको खाने के लिए फिर सुप्रीम कंज्यूमर आ जाएगा। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं। तो ये आहार श्रृंखला चलती रहती है दोस्तों। इसी प्रकार से आहार श्रृंखला सदैव गतिशील होती रहती है। एक आहार श्रृंखला में एक जीव को सदैव दूसरा जीव खाता है, और यही प्राकृतिक रूप से कई वर्षों से, कई लाखों वर्षों से अनवरत चला आ रहा है, और आगे ऐसा ही चला जाएगा जब तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। जब से मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा गया है। क्योंकि मान लो इसको कोई और खा जाए तो ये कहाँ जाएगा फिर? या तो ये किसी दूसरे को खाए, या ये खुद भूखा मर जाए। यही कारण है कि जब वन क्षेत्र कम हुआ और इनके उपभोग करने के लिए जीव कम हुए, तो बाघों, शेरों, तेंदुओं, इनकी जनसंख्या में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि क्या उपलब्ध नहीं हो पा रहा उन्हें? उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनकी आवास के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार दोस्तों, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहली होती है चारण खाद्य श्रृंखला, गेजिंग फूड चेन। इस चारण श्रृंखला में, चारण खाद्य श्रृंखला में जीव क्या करते हैं? चरते हैं। किसको? घास आदि का चारण करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला का जो प्राथमिक जीव होगा वो शाकाहारी होगा। आइए देखते हैं। उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करते हैं, उपयोग करके श्रृंखला आरंभ करते। मान लो जैसे इधर देख लो आप, ये ग्रास ऊपर है, इस ग्रास ऊपर ने क्या खाई? ग्रास खाई। ठीक है, इस टिड्डे ने घास खाई। तो यहां पर आहार श्रृंखला क्या हो गई? आरंभ हो गई। ठीक है, तो ऐसी आहार श्रृंखला जिसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो सीधे पौधों अथवा पौधों के भागों का उपभोग करता है, उस खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक उदाहरण है घास। घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डे को पक्षियों ने खाया, और पक्षी को उससे बड़ा पक्षी होगा कौन? बाज आदि, वो खा जाए। इस फूड चेन को भी देख सकते दोस्तों। ये ग्रास, ग्रास को ग्रास सुपर ने खाया, ग्रास सुपर को ब्लू बर्ड ने खाया जो सेकेंडरी कंज्यूमर था, और इस ब्लू बर्ड को सांप ने खा लिया जो टर्सरी कंज्यूमर था। लेकिन इस सांप को भी बाज, गिद्ध आदि खा लेंगे दोस्तों, तो ये सुप्रीम कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी मृत्यु होगी तो इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए कुछ अपघटक आ जाएंगे, कुछ सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, कवक आदि। ये क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव और कवक इसका अपघटन करेंगे, और अभी ये जैविक घटक था, ये कार्बनिक पदार्थों का संग्रह किए हुए था, इसे पुनः अकार्बनिक घटकों में बदल देगा, अजैविक घटकों में बदल देगा, और कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। और वही अकार्बनिक पदार्थ पुनः उत्पादकों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, और इसी प्रकार से श्रृंखला चलती रहती है, सदैव चलती रहती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऊर्जा की मात्रा समान बनी रहती है, ना वह कभी कम होती है और ना वह कभी ज्यादा होती है, केवल एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तित हो जाती है। जब उत्पादक कम होंगे तो उपभोक्ता
अधिक होंगे। फिर उपभोक्ता कम होंगे तो उत्पादकों की संख्या बढ़ जाएगी। यही हमेशा से चलता आ रहा है दोस्तों, और हमेशा चलता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खाद्य श्रृंखला डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस फूड चेन जो होती है अपरद खाद्य श्रृंखला, यह है खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों, मतलब जो मर चुके हैं, क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों एवं अन्य परभक्षी पौधों में पहुंचते हैं। जैसे आपने घर से कोई कचरा फेंका, कचरे में सब्जी के छिलके थे, उस सब्जी के छिलकों को कुछ कीटों ने क्या कर लिया, खाया, और उन कीटों को छोटी मछली मकड़ियों ने खा लिया। ठीक है, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो होती है वो अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसका डायग्रामिक सेंस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये प्रकार की भी ये भी एक प्रकार की कैसी श्रृंखला होगी, खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें देखते हैं जैसे पत्तियों को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को रैट ने खाया, और रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक मर गया, तो इस मरे हुए जीव को कौन खा लेता है, बाज गिद्ध आदि खा लेते हैं, क्योंकि ये मृत जंतुओं का मांस अधिकता से खाते हैं दोस्तों। तो ये खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य श्रृंखला के कुछ प्रतिरूप हैं, जैसे कि पोषण स्तर, चारागाह बायोम, तालाब बायोम या सागरीय बायोम। यहाँ पर अपन इसको देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक उत्पादक की बात करें तो चारागाह में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, एक 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 स्थल पर प्राथमिक उपभोक्ता घास होती है, ग्रास होती है, सॉरी उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। एक तालाब में शैवाल होते हैं, और बड़े महासागर में फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं या पादप प्लवक होते हैं जो उत्पादन करते हैं। तो ये प्राथमिक उत्पादक होंगे, चाहे वो चारागाह में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे सागर में हो, होते यही हैं। समस्त हरे पादप जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब इस प्राथमिक उत्पादक पर कौन निर्भर है, प्राथमिक उपभोक्ता। घास पर कौन निर्भर है, टिड्डा। शैवाल पर कौन है, मच्छर का लार्वा। ठीक है, और पादप प्लवकों पे कौन है, यहाँ जो प्राणी मंद प्लवक लिखा है उसको कहा जाता है इंग्लिश में जूप्लैंक्टॉन्स, जंतु प्लवक। ठीक है, तो इन पादप प्लवकों को कौन खा लेगा, जंतु प्लवक। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं पर द्वितीयक उपभोक्ता आश्रित होते हैं। टिड्डे को कौन खा लेगा, चूहा। मच्छर लार्वा को ड्रैगन फ्लाई लार्वा खा लेगा। ठीक है, और जूप्लैंक्टन को मछलियां खा लेगी। अब द्वितीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर होगा, सॉरी तृतीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर होगा, द्वितीयक उपभोक्ता पर होगा। ये तृतीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता पर है। मान लो चूहा जा रहा था और सांप मिल जाए तो सांप चूहे को क्या कर लेगा, खा लेगा। ड्रैगन फ्लाई और मछली मिले तो ड्रैगन फ्लाई को मछली खा लेगी, और इस मछली को सील भी एक प्रकार की बड़ी मछली होती है दोस्तों। और तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थक उपभोक्ता से जुड़ा होता है, क्योंकि चतुर्थक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं तृतीयक उपभोक्ता से, ये चतुर्थक उपभोक्ता होता है, ये सुप्रीम कंज्यूमर कहलाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जब बाज और सांप होते हैं तो ये जो बाज है ये सांप का भक्षण करता है, तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। मछली को रैकून खाता है, एक 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 होता है समुद्री या जलीय जंतु, ये जो खाता रहता है। और सफेद शार्क, सील को, है ना, याद रखना, सील एक मछली है, उससे बड़ा क्या है, शार्क है, तो वो क्या कर लेगा, उसका भक्षण कर लेगा। यही इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। ये सागरीय खाद्य श्रृंखला है, ये तालाब की है, और ये चारागाहों की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, खाद्य जाल को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले खाद्य अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है, और उससे यह अर्थ निकलता है कि जीवों में एक सीधा सरल शेष से पृथक संबंध होता है, जो पारितंत्रों में शायद कभी नहीं होता। पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, और इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार खाद्य जाल किसी एक पारितंत्र में
एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। ठीक है, इसको हम अपने सीधे शब्दों में समझते हैं दोस्तों कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो इनका जो एक आपसी नेटवर्क है वो खाद्य जाल कहलाता है। आइए देखते हैं ये खाद्य जाल कैसे बनता है, इस चित्र में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये मक्के का पौधा है, कॉर्न, इसको ग्रासहॉपर ने खा लिया। ठीक है, इसको ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को रैट ने खाया, रैट को पाइथन ने खाया और पाइथन को ईगल या बाज ने खाया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो चूहा था इसको सांप नहीं खा पाता, इसको सांप नहीं खा पाता, सीधे ही ईगल देख ले, और ये जरूरी नहीं कि वो ईगल चूहा देखे तो वो मना कर दे कि हमें चूहा अच्छा नहीं लगता, हमें चूहा नहीं खाना। ठीक है, वो सीधा खा सकता है इसको। ठीक है, सीधा खा सकता है। ठीक है, और कभी कभी ये वोल्फ, जरूरी नहीं कि ईगल वोल्फ को खाए, चूहा भी खा सकता है, और वोल्फ चूहा भी खा सकता है, जरूरी नहीं कि पाइथन ही खाए। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहां देखिए दूसरा, ग्रासहॉपर को जरूरी नहीं कि चूहा खाए, कभी मेंढक को मिल गया तो ये भी खा जाएगा। ठीक है, तो मेंढक को ये खाया ही रहा था, इतने में देखा कि कई बार ईगल इसको ही खा लेता है सीधा। ठीक है, यहां पर बटरफ्लाई की श्रृंखला देखिए, बटरफ्लाई को मेंढक खा रहा है। ठीक है, और ये बटरफ्लाई क्या खा रही है, प्लांट्स को खा रही है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि ये एक दूसरे का क्या कर लेते हैं, बीच में ही भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो वही एक खाद्य श्रृंखला के पूर्ण होने के पहले दूसरी खाद्य श्रृंखला यहां पर इंटरसेक्ट हो जाती है, एक दूसरे को प्रभावित कर देती है, तो उसका एक नेटवर्क बन जाता है। यहां पर आप देखिए जाल सा बन गया है, इसी जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं, है ना, आपस में जुड़ जाती हैं, तो वह खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, आइए देख लेते हैं, इसी चित्र में आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये वाली खाद्य श्रृंखला का भाग है ये चूहा, इस वाली खाद्य श्रृंखला ग्रासहॉपर, कॉर्न ग्रासहॉपर, रैट, पाइथन और ईगल। लेकिन जब कभी इस चूहे को वोल्फ खा ले या ईगल खा ले, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला का भाग बन जाता है। ग्रासहॉपर को या तो रैट खा ले या फ्रॉग खा ले, अगर फ्रॉग खाएगा तो दूसरी खाद्य श्रृंखला का भाग हो जाएगा, और रैट खाएगा तो दूसरी खाद्य श्रृंखला का भाग हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। ये मेंढक जलीय खाद्य श्रृंखला का भी सदस्य हो सकता है, स्थलीय का भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाकाहारियों का भोजन हो सकता है। जैसे ये मक्का था, यहाँ गाय आई तो उसने भी खा लिया, बकरी आई तो उसने खा लिया, खरगोश आया तो उसने खा लिया, टिड्डा आया तो उसने खा लिया, है ना, बटरफ्लाई आई तो उसने खा लिया। तो याद रखना कि एक पौधा या एक जीव एक ही समय में अनेक जीवों का भोजन हो सकता है। इसी प्रकार एक शाक भक्षी या शाकाहारी विभिन्न मांस भक्षी प्रजातियों का भोजन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ये फ्रूट फ्लाई है तो इसको मेंढक भी खा सकता है। ठीक है, इसको दूसरे जीव भी खा सकते हैं, इसको ये कीट भी, ये कोई चिड़िया भी खा सकती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि एक जंतु एक ही खाद्य श्रृंखला का भाग हो, नहीं, एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि एक ही पौधे को एक समय में कई
शाकाहारी खा सकते हैं और एक शाकाहारी को एक साथ कई मांसाहारी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बायो मैग्निफिकेशन की बात कर सॉरी बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, जैव संचयन की बात करते हैं। इसको हम पहले सीधे शब्दों में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको भाषा समझाता हूं। क्या होता है जब प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण जल के साथ घुलकर मान लो जल में पहुंच गया, ठीक है, स्थलीय प्रदूषण घर से निकलने वाला अपशिष्ट हो, औद्योगिक अपशिष्ट हो, ठीक है, वो नालियों के द्वारा तालाबों में पहुंचा, ठीक है, और या फिर नहरों के माध्यम से, है ना, नालियों के माध्यम से तो कहाँ पहुंचा, नदियों में पहुंचा, नदियां समुद्र में पहुंची, तो कहीं ना कहीं वह प्रदूषण कहाँ पहुंच गया, जल में। जल में वह प्रदूषण पहुंचा तो जल में घुल गया ना वो प्रदूषण, ठीक है। अब जल में प्रदूषण घुला तो यहाँ के जो उत्पादक हैं, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो पादप प्लवक हैं, उनने इसी जल का उपयोग करके क्या बनाया, भोजन बनाया, या इस प्रदूषण को उन्होंने खा लिया। तो उनके पास तो प्रदूषण का स्तर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, तो कितना सा लेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर प्रदूषण का स्तर कम होगा। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को छोटी मछली ने खाया, लेकिन उस छोटी मछली का आकार उस पादप प्लवक से, फाइटोप्लैंक्टॉन से कुछ बड़ा था, तो उसके पास प्रदूषण का ज्यादा संग्रह होगा, किसकी तुलना में, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की। छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली का आकार और बड़ा था दोस्तों, तो उस बड़ी मछली का के आकार बड़े होने के कारण प्रदूषण की मात्रा उसमें अधिक हो जाएगी, और उस बड़ी मछली को शार्क ने खाया। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, सर्वाधिक प्रदूषण का स्तर किसमें होगा, सर्वाधिक प्रदूषण का स्तर होगा सर्वोच्च उपभोक्ता में, जो शीर्ष उपभोक्ता होता है उसमें, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, तो उसमें अधिक संचय हो गया है काय का, प्रदूषण का। तो यही जो एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसे ही जैव संचयन कहा जाता है। आइए इसकी भाषा पढ़ लेते हैं। और ये जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषक होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सॉरी, ठीक है, जिन्हें जिन्हें सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, अपघटित नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रदूषकों को जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव क्या नहीं कर सकते, अपघटित, लेकिन आपने केले का छिलका फेंक दिया, सब्जी के छिलके फेंक दिए, ये कैसे होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि इन्हें सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, निम्नीकृत कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। हालांकि ये भी प्रदूषक हैं, लेकिन ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो दीर्घ समय तक समाप्त नहीं होते, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। आइए देखते हैं, जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं, और प्रदूषक विशेषतः अनमनीयकृत प्रदूषक पारितंत्र के भीतर विभिन्न पोषण स्तर से गुजरते हैं, और अनिम्नीकृत प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपचैत नहीं हो पाते हैं। मतलब जिन्हें जीवधारी क्या नहीं कर पाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर पाते, अपघटित नहीं कर पाते हैं, ऐसे प्रदूषकों को अनिम्नीकृत प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए होता है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिए यहाँ क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन इस प्रकार का उदाहरण होता है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जैव संचयन की मापक इकाई क्या होती है, तो जैव संचयन को पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। यहां भी जो मैंने आपको भी बात बताई थी, वहां समझ लेते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जूप्लैंक्टॉन्स ने खाया, ठीक है, तो यहां प्रदूषण का स्तर कम था दोस्तों, ठीक है। उससे ज्यादा प्रदूषण का स्तर कहाँ है, जंतु प्लवकों के पास, इनको छोटी मछलियों ने खाया, ठीक है, इनको छोटी मछलियों ने खाया, तो इसका स्तर इससे ज्यादा होगा।
और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, और बड़ी मछलियों को या तो यहाँ पर कोई कौन आ गया, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता आ गया, या पर इसको बड़ी मछली खा सकती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक स्तर होगा काय का, प्रदूषण का सर्वाधिक स्तर इस बड़ी मछली के पास होगा या फिर इस वाले व्यक्ति के पास होगा, क्योंकि इनके आकार बहुत बड़े होते हैं। आइए जैव आवर्धन की बात करते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन और जैव आवर्धन, ठीक है, लगभग एक सही होता है। जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनकी सांद्रता में, उनकी उनकी क्वांटिटी में वृद्धि होती जाती है। वही बात मैंने अभी कही थी कि यहाँ वाटर है, वाटर में प्रदूषण जो है वो कितना है, 0.00003 पार्ट पर मिलियन है, ठीक है, बहुत मतलब कम, 0.0003 ppm है। लेकिन जूप्लैंक्टॉन्स जब आ जाएंगे, जो फाइटोप्लैंक्टॉन से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उनके पास यह स्तर बढ़ जाएगा, और जूप्लैंक्टॉन से जब अपन स्मॉल फिश के पास जाएंगे तो स्तर और बढ़ जाएगा, और जब स्मॉल के बाद अपन लार्ज फिश के पास जाएंगे तो उसके उसके पास में ये और बढ़ जाता है। देखिए अगर स्मॉल के पास 0.5 ppm है तो लार्ज फिश के पास 2 ppm हो जाएगा। और ऐसे जंतु जो ये मछलियां खाते हैं, अगर ये बड़ी वाली मछलियां खाते हैं, अगर उनमें देखा जाए तो इसका स्तर 25 ppm होते जाता है। मतलब जैसे प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से सर्वोच्च तक पहुंचते हैं दोस्तों, वैसे वैसे इस प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। वही यहाँ कहा है, जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से होता है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो बायो मैग्निफिकेशन होता है उसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ेगा, प्राथमिक उपभोक्ताओं में कम होगा तो द्वितीयक में ज्यादा और तृतीयक में सबसे ज्यादा होता जाएगा। इसी प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस चित्र में दिखाया गया किस प्रकार से डीडीटी जो होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। उसी के स्तर पर अपन ने यहाँ पर मान लो चार बात कर ली कि यहाँ पर डीडीटी कम था तो उससे ज्यादा यहाँ उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चार्ल्स एल्टन महोदय ने, एक व्यक्ति थे चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन महोदय ने पिरामिड की अवधारणा दी थी, इस कारण से इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। 1927 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स एल्टन महोदय, और चार्ल्स एल्टन महोदय ने इसकी क्या दे दी थी, पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन पारिस्थितिकी पिरामिड को, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को क्या कह दिया जाता है दोस्तों, एल्टोनियन पिरामिड भी कह दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उसके उत्पादकों, विभिन्न एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, विभिन्न स्तर के उपभोक्ता कैसे हो सकते हैं, या तो प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है और तृतीयक हो सकता है, उनकी संख्या, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर एवं तृतीयक स्तर, उनकी संख्या तथा उनका जैव भार एवं संचित ऊर्जा में एक प्रकार का परस्पर संबंध होता है। बिल्कुल होता है। मैंने पहले भी कहा था, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादकों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनमें आपस में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उसके उत्पादकों एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में एक प्रकार का संबंध होता है, और इसी संबंध को व्यक्त किया जाता है जिन चित्रों से, उन्हीं चित्रों को पारिस्थितिकीय पिरामिड कहा जाता है। काय काय के संबंधों का,
ध्यान रखना है, किसी भी पोषण स्तर का उपभोक्ता हो और उत्पादक हो, और उन उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या, जैव भार तथा संचित ऊर्जा का जो परस्पर संबंध होता है दोस्तों, उन्हें जिस चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है उस चित्र को पारिस्थितिकीय प्रामाण्य कहते हैं। और यहाँ लिखा भी है दोस्तों, वो फैक्ट जो मैं बता रहा था, ठीक है, कि पारिस्थितिकीय प्रामाण्य की जो विचारधारा है वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रस्तुत की थी, जिसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। और इसमें चित्र काहे का संबंध व्यक्त करता है, तो ये चित्र करता है उत्पादकों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या का, जीवभार का तथा संचित ऊर्जा का जो परस्पर संबंध होता है उसे बताने का कार्य करता है पारिस्थितिकीय पिरामिड। आइए चलते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा का रेखा चित्रीय निरूपण पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता। वही बात जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में की संख्या देखना है, जीवों की संख्या और उनका जैव भार। जैसे संख्या की बात करें अपन, ठीक है, मान लो समुद्र में जाएं आप तो सर्वाधिक जीव संख्या तो किसकी है, जंतु पिलवकों की सबसे ज्यादा होती है फाइटोप्लैंक्टॉन्स नंबर में, लेकिन फाइटोप्लैंक्टॉन्स का आकार बहुत सूक्ष्म होगा, तो लाखों करोड़ों फाइटोप्लैंक्टॉन्स चढ़ा दो और एक मछली रख दो, मछली का जैव भार फिर भी अधिक होगा, क्योंकि मछली कई क्विंटल तक की हो सकती है दोस्तों, ठीक है, तो ये उसका जैव भार है, लेकिन संख्या तो उसकी एक ही मानी जाएगी। और संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा भी किसमें ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसका जैव भार अधिक होगा उसकी संचित ऊर्जा उतनी अधिक होती है। इनका ही निरूपण करा दिया जाता है, और जिन रेखा चित्रों से इनका निरूपण कराते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है दोस्तों। और चार्ल्स एल्टन महोदय ने तीन जो मुख्य रूप से पिरामिड बताए हैं वो निम्न है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। जीव संख्या, जैसे कि अगर बात करें भारत में मनुष्यों की जनसंख्या, तो है ऑब्वियस सी बात है कि हम 138 करोड़ होने वाले हैं, तो ये क्या है, यहां पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या पूरी धरती में, पूरे विश्व में हम 8 अरब होने वाले हैं, 800 करोड़ होने वाले हैं, ये जीव संख्या है, तो इसका एक पिरामिड बन सकता है, ठीक है। और जैसे कि अब देखें कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की संख्या हो सकती है और उनका जैव भार भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लांट का वजन हो सकता है ना, तो जैव भार भी होगा और उसमें संचित ऊर्जा भी होगी। तो इन्हीं तीन आधार को चार्ल्स एल्टोनियन ने आधार बनाया और उनके पिरामिड दे दिए, पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड, और तीसरा है संचित ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ स्टोर एनर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं, पहला देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में जानकारी होती है, संख्या के संबंधों के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहा जाता है। यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं का आकार उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत छोटा हो तो संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक संख्या यहां किसकी है, रैबिट की है कि ग्रास की है कि फॉक्स की है कि लाइन की है, बताओ दोस्तों, ठीक है। यहां अगर देखें सर्वाधिक संख्या किसकी है, इसकी। सर्वाधिक संख्या भी क्यों है, क्योंकि इनका आकार भी कैसा है, छोटा है, घास बहुत छोटी होती है ना आकार में। तो अगर यहां कहा गया कि यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं का आकार, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्राथमिक उत्पादकों का आकार, प्राइमरी उत्पादक कौन है, यहाँ ग्रासेस हैं दोस्तों, घासें हैं, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, घासें। प्राथमिक उपभोक्ताओं का आकार यदि, है ना, प्राथमिक
उत्पादकों का आकार उपभोक्ताओं की आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो जीव संख्या का प्रमाण सदैव सीधा बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीव संख्या का प्रमाण होता है, ठीक है, तो सीधा बन गया। कैसा बनेगा? उत्पादक देखिए संख्या में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसकी संख्या ज्यादा है। इससे कम किसकी है? प्राथमिक उपभोक्ता की। उससे कम किसकी है? द्वितीयक उपभोक्ता की। और उससे कम किसकी है? तृतीयक उपभोक्ता की। मतलब ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। आधार कैसा होगा? चौड़ा। यही कारण है कि जीव संख्या का प्रमाण सीधा बनेगा, ठीक है। जैसे अब तालाब की बात करें हम, ठीक है, तालाब में देखें जीव संख्या के प्रमाण की, ठीक है। यदि हम किसी तालाब का प्रमाण बनाएं तो पाएंगे कि तालाब में पाए जाने वाले उत्पादक जैसे डाइटम्स हो गए, प्लवक हो गए, शैवाल, इनका आकार बहुत छोटा होता है, परंतु इनकी संख्या कैसी होती? बहुत ज्यादा। देख लीजिए यहां पर नंबर कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो इनका आधार कैसा होगा? चौड़ा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्पादकों की विभिन्न श्रेणियों अथवा पोषी स्तरों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या कैसी होती है? जीवों की संख्या कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप सीधा त्रिभुजाकार प्रमाण बनता है। इसको भी अगर देखेंगे अपन तो ये बिल्कुल सीधा त्रिभुजाकार बनेगा। यहाँ पर ये उत्पादक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो हर्बीवोरस है, शाकाहारी हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता है जो मांसाहारी हैं, और ये भी तृतीयक उपभोक्ता है जो मांसाहारी हैं। लेकिन ये जो छोटी मछलियां दिखाई दे रही होंगी और जीव, ये कैसे? शाकाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देख लेते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, घासें हैं, ठीक है, जिनको हर्बीवोरस, ये छोटे छोटे मछलियां जीव जंतु खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु खाएंगे। यहाँ पर इनको मांसाहारी जीव खाएंगे, मेंढक आदि। मेंढक आदि को सांप, और सांप को क्या खा लेगा? बाज। लेकिन यहाँ की संख्या, बाज की संख्या कम है किसकी तुलना में? घासों की। तो यह भी इसका आधार कैसा बनेगा? चौड़ा बनेगा। जीव संख्या का प्रमाण सीधा प्रमाण अपन देखते हैं। अब देखते हैं एक वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का उल्टा प्रमाण। ये भी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृक्ष पर जीव संख्या का प्रमाण सदैव होगा उल्टा, सीधा, या दोनों? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप देखोगे कि ये संख्या प्रमाण की बात करें तो यहां अगर वृक्ष में देखोगे, वृक्ष की संख्या एक है, हाँ ना। इसमें आप देख सकते हैं इस पिरामिड में कि संख्या कैसी है? एक है, ठीक है। ये दिखाई दे रही होगी आपको एक। इस पर लेकिन पक्षी कैसे बैठते? एक बैठता कि बहुत सारे बैठते? पक्षी ज्यादा बैठते ना एक पेड़ पे। तो एक पेड़ तो एक ही था, लेकिन उस पर पक्षी उससे संख्या से ज्यादा थे। ये पेड़ उत्पादक था, और ये जो शाकाहारी उपभोक्ता है, ठीक है, जैसे चिड़िया ही हो गई जो इसके उत्पाद खाती है, तो उसकी संख्या इससे ज्यादा हो गई, ठीक है। अब इस चिड़िया को खाने के लिए भी क्या होगा? कुछ परजीवी होंगे, ठीक है, कुछ परजीवी होंगे, ठीक है। तो इन परजीवियों की संख्या क्या होगी? किससे अधिक होगी? अब परजीवी किसके ऊपर हो सकते हैं? जैसे चिड़िया के ऊपर हो सकते हैं, जू आदि के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। या इसके ऊपर आकर मक्खी आ जाए, ब्लड सक कर ले, मच्छर आके ब्लड सक कर ले इनका, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा संख्या में होंगे। किससे? वर्ड से ज्यादा, या शाकाहारियों से ज्यादा संख्या में होंगे। अब इन पैरासाइट्स के ऊपर भी पैराडाइज होते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपर पैरासाइट्स। इनकी संख्या क्या होगी? और ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन घास के मैदान की बात करें तो जीव संख्या का प्रमाण घास के मैदानों में सदैव सीधा बनता है, लेकिन एक वृक्ष में सदैव उल्टा बनता है। और जीव संख्या का प्रमाण ध्यान रखना है, जल में सदैव सीधा बनता है। ये जलीय पारतंत्र है, ठीक है। तो जल में या तालाब में या सागर में ये सदैव सीधा बनेगा दोस्तों, केवल वृक्ष में उल्टा बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीव संख्या का प्रमाण वृक्ष पर बनता है, सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष की संख्या एक है, उस पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक है। आधार किशोर चौड़ा है ऊपर। आप केवल दिमाग लगा लीजिएगा तो प्रमाण का आंसर आपसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पाएंगे यहां संख्या एक है तो उससे अधिक संख्या किसकी होगी? प्राथमिक उपभोक्ताओं की। उससे अधिक द्वितीयक, उससे अधिक तृतीयक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब भी घास की बात करें तो ये उपभोक्ता,
सॉरी, उत्पादक घासें अधिक संख्या में है, ये प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम, द्वितीयक उससे कम, तृतीयक उससे कम, और चतुर्थक जो है वो टॉप कार्निवोरस जो है वो सबसे कम संख्या में होगा। तो ये सीधा बनेगा, ध्यान रखना है। इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पर भाषा लिखी है उसको मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, जीव भार का पिरामिड देखते हैं। ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के जैव भार के संबंध का बोध हो, उसे जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। अपनी भाषा में समझते हैं क्या होता पिरामिड ऑफ बायोमास। ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के जैव भार के संबंध में बोध बताया जाएगा, उसे जैव भार का पिरामिड कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ संबंध देखिए, यहाँ संबंध दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तालाब में जैव भार का पिरामिड देखिए, सबसे अधिक जैव भार किसका होगा? छोटी घासों का होगा या फिर बड़ी मछली का होगा? संख्या भले इसकी कम है पर इसका आकार बहुत बड़ा है, तो वेट भी बहुत बड़ा होगा, मतलब यहाँ जैव भार सर्वाधिक होगा। ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं के जैव भार के संबंध में बोध हो, उसे जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। घास के मैदान एवं फसल वाले खेत के पिरामिड के आधार पर जैव भार अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि घास के मैदान की बात करें तो वहां पर घासें ज्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन शीर्ष भाग कैसा होगा? कम, क्योंकि उत्पादक सबसे ज्यादा होंगे तो उनका जैव भार भी सर्वाधिक होगा, उपभोक्ता कम होंगे। ठीक है, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक होंगे। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं, घास के मैदान एवं फसल वाले खेत के पिरामिड में आधार पर जीव भार अधिक होगा, तो ये सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे शीर्ष की तरफ बढ़ेंगे, टॉप भाग की तरफ बढ़ेंगे, जीवों की संख्या कम होने से जैव भार भी कम होता जाएगा, तो जैव भार का पिरामिड सीधा बन जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं जैव भार का सीधा पिरामिड कैसे बन रहा। देखो ये बन रहा, यहां पर देखिए घासें थी, इनका वजन 1000 किलो था। ठीक है, तो सर्वाधिक है ना, कहाँ है सर्वाधिक? उपभोक्ता उत्पादकों के पास। उससे कम किसके पास है? उपभोक्ताओं के पास है, प्राथमिक जिसको शाकाहारी कहते हैं। उससे कम द्वितीयक के पास है, और उससे कम तृतीयक के पास है। यहाँ देखिए ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये हर्बीवोरस है, शाकाहारी हैं, जैसे एंटीलोप हो गया, रैबिट हो गया, इनको खाने वाला दैट्स कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, लोमड़ी, भेड़िया आदि हो गए यहाँ पर, और इनको खाने के लिए टॉप कार्निवोरस है। ठीक है, तो इसका वेट सबसे कम हो जाएगा, इसका जैव भार। भले इसका आकार बहुत अधिक है पर संख्या कम है ना। आप सोचोगे कि भाई यहाँ तो शेर बड़ा था। ठीक है, तो आकार भले ही बहुत बड़ा है लेकिन संख्या कम है। पूरे भारत में गिनती पर हैं शेर, गिरवन चले जाइए, बाघ भी गिनती पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन उत्पादक तो सर्वाधिक होते हैं। तो एक फसल पारितंत्र में या घासीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, परंतु एक तालाब में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि ये छोटी घासें और शैवाल हैं, इनकी संख्या भले अधिक है पर आकार छोटा है, तो वेट कम होगा। उससे उससे ध्यान रखना है, उससे कम वेट होगा जो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, कीट वर्ग आदि है, उससे कम वेट होगा छोटी मछलियों का। और फिर ध्यान रखना है आपको, सबसे कम वेट आपको यहाँ से, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेट होगा बड़ी मछलियों का, बड़ी मछलियों से कम वेट होगा छोटी मछलियों का, उससे कम कीट वर्ग का, और सबसे कम छोटी घास और शैवालों का। तो एक तालाब या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव सदैव उल्टा बनता है, जबकि घास या स्थलीय या फसलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव अपराइट बनता है या सीधा बनता है। इसी पे अपन ने बात की थी, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादकों का जैव भार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है,
उदाहरण के तौर पर वन में किसी भी समय वृक्षों का जीवभार उस पर आश्रित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से अधिक होगा, अतः जैव भार का प्रमाण ऐसी स्थिति में सदैव सीधा बनेगा। जैव भार का प्रमाण अपन ने देखा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। आइए यहाँ देखते हैं यहाँ के उत्पादकों का, यहाँ के उत्पादकों की उत्पादकता या जैव भार 4 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वोच्च है उनके पास सर्वाधिक है, तो अपन कह सकते हैं सदैव उल्टा होता है। आइए देखते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से देखना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब हो में उत्पादक कौन है, ठीक है, शैवाल हैं, डाइटम्स हैं, प्लवक हैं, का भार उनको खाने वाले शाकाहारी मछलियों से कम होता है, और बड़ी मांसाहारी मछलियां जो शाकाहारी मछलियों को खाती हैं उनका जैव भार सर्वाधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं ऐसा प्रमाण सदैव उल्टा प्रमाण बनेगा। आइए देखते हैं तीसरा है संचित ऊर्जा का प्रमाण, ठीक है, पिरामिड ऑफ स्टोर एनर्जी या ऊर्जा का प्रमाण भी कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रमाण सदैव सीधा बनता है। यहाँ लिंडमैन का ऊर्जा स्थानांतरण नियम लग जाता है दोस्तों। ये व्यक्ति थे लिंडमैन जिन्होंने कहा था कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही ट्रांसफर होता है, कभी पूर्ण रूपेण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। अतः शेष उन्होंने कहा था कि सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो किसके पास संचित होती है, प्राथमिक उत्पादकों के पास होती है, और इसका केवल 10% दूसरे स्तर पर जाता। आइए देखते हैं प्राथमिक उत्पादक घासें हैं, यहाँ सबसे अधिक ऊर्जा है, लेकिन इसका 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा, और उसका 10% द्वितीयक उपभोक्ता के पास 10 का 10% वन होता है, और 1 का 10% कितना होगा, 0.10 होता है। इसी प्रकार से आप चलते जाइए तो जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसके पास तो 0.01, ठीक है, परसेंट ही ऊर्जा पहुंच पाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घासों के पास सर्वाधिक ऊर्जा थी, घास को खाने वाली गाय भेड़ बैल बकरी के पास उससे कम, ठीक है, और गाय भेड़ बकरी खाने वाले जंतुओं के पास सबसे कम ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनके पास ऊर्जा की उपलब्धता सर्वाधिक होती है, और किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा प्राथमिक उत्पादकों के पास ही होती है। यह नियम दिया था लिंडमैन महोदय ने, इसी नियम से संचित ऊर्जा का प्रमाण बनता है, ठीक है। देख लेते हैं जो प्रमाण किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा संचित की गई ऊर्जा के परिमाण का बोध कराता है, उसे ऊर्जा का प्रमाण कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो एवं तृतीयक, भोज्य पदार्थों से प्राप्त हुई ऊर्जा का 90% भाग स्वजन में खर्च कर देते हैं। शेष बची केवल 10% ऊर्जा को अपने शरीर के भार में रूपांतरित करते हैं, ठीक है, और यह किसी दूसरे स्तर को पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों के पास होती है और सबसे कम होती है सर्वोच्च उपभोक्ता के पास। अतः संचित ऊर्जा का प्रमाण सदैव सीधा बनता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, एनर्जी फ्लो। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों या ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों या ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानांतरण होगा एक स्तर से दूसरे स्तर तक, ठीक है, और पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। शेष जो प्रकाश है या तो अवशोषित कर लिया जाता है अन्य माध्यमों द्वारा, या फिर परावर्तित कर दिया जाता है। आइए यहाँ इस चित्र के द्वारा देखते हैं, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है 100 में से केवल 1% ही ये उत्पादक क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। शेष 99% डिस्पर्स हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ऊर्जा प्रवाह चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में निम्न रूप से होता है। ध्यान रखिए खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे
दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और वह उस ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव कैसा होगा? एक दिशीय। पहले भी मैं बता चुका हूं कि ध्यान रखना है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। और लिंडमैन का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है उसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन के द्वारा या श्वसन के रूप में खर्च कर दी जाती है। यही ऊर्जा का प्रवाह देखना है आपको। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एवं प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता है। पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितने अधिक करीब होगा उसे उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसको अपनी भाषा में मैं समझाऊं कि जो शाकाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो सबसे निकट होते हैं किसके? उत्पादकों के, क्योंकि वो सीधे उत्पादकों को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके पास ऊर्जा सर्वाधिक होती है। दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचती है। अगला अपन को पढ़ना है जैविक अन्योन क्रिया। क्या पढ़ना है? जैविक अन्योन क्रिया। किसी क्षेत्र या पारितंत्र का जैविक समुदाय अन्योन्य क्रियाओं का जटिल नेटवर्क है। इसको अपनी भाषा में मैं समझाऊं आपको। तो जब एक पारिस्थितिक तंत्र में आप जाते हैं दोस्तों, तो जीवों में भी क्या होता है? जीवों में भी अपने वर्ग संघर्ष पाया जाता है। वर्ग संघर्ष। अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे को क्या करेंगे? वो ग्रहण करते हैं। यदि ये जो बाघ है, ये जो शेर हैं, अगर ये इनको नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर इस गाय के ऊपर जो परजीवी जीव हैं, अगर उसको ये जो कीट भक्षी कुछ पक्षी, कीट भक्षी पक्षी होते हैं, अगर वो नहीं खाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? गाय समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर मधुमक्खी से नेक्टर नहीं लेगी पुष्प से, तो वह भी क्या हो जाएगा? उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी पारितंत्र में जैविक समुदाय एक दूसरे से क्रिया करके एक नेटवर्क बनाता है। ये क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है अंतःजातीय, एक ही जाति में, और एक हो सकती है अंतरा प्रजातीय, एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति के साथ क्रिया हो सकती है। जैसे ये अंतरा प्रजातीय है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। इस प्रकार से आइए देखते हैं और इसके आधार पर इसकी कुछ प्रभाव देखते हैं। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अन्योन क्रिया के प्रकार है। पहला है असहभोजिता, अमेंसलिज्म। असहभोजिता में क्या होता है दोस्तों? ये सदैव दो प्रजातियां होंगी यहां पर। अन्योन क्रिया मतलब इंटरेक्शन होगा दो जीवों में। एक कौन सी होती है? एक होता है प्रथम प्रजाति, दूसरा होगा दूसरी प्रजाति। ठीक है। तो असहभोजिता एक ऐसी जैविक अन्योन्य क्रिया है जहां प्रथम प्रजाति लाभान्वित नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी प्रजाति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉरी, पहली प्रजाति नुकसान में रहती है और दूसरी प्रजाति क्या होती है? अप्रभावी रहती। देखिए, असहभोजिता में एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है, दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पेनिसिलियम कवक और जीवाणु। ठीक है। पेनिसिलियम कवक पर ये जीवाणु पाए जाते हैं, तो जीवाणु क्या करते हैं? अपना पोषण किससे ले लेंगे? पेनिसिलियम कवक से ले लेंगे। तो ये तो ध्यान रखिए, पेनिसिलियम कवक क्या होगा? लाभ में होगा या हानि होगी? जब पोषण चला जाएगा तो हानि हो जाएगी इसको, तो इस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस जीवाणु को क्या होगा? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अमेंसलिज्म होता, असहभोजिता होती है। दूसरा होता है दोस्तों परभक्षण, पैरासिटिज्म। परजीवी क्या होता है? जैसे एक गाय के ऊपर आपने देखा होगा, एक गाय के ऊपर कुछ कीट आदि पाए जाते हैं, आकर लग जाते हैं, छोटे छोटे पिस्सू जू लग जाते हैं। वो क्या करते हैं? गाय का खून चूसते हैं, ब्लड सर्क करते हैं, तो उनको फायदा होगा।
जो होस्ट है यहाँ, जो मेजबान है, वो फायदे में होता है पैराफ्रेजम में, और जो मेजबान होता है, ठीक है, मेजबान तो सॉरी, जो होस्ट होता है वो घाटे में होता है, जो गेस्ट होता है वो फायदे में होता है। ठीक है, गाय को घाटा हो रहा है, ठीक है, गाय को घाटा हो रहा क्यों? क्योंकि उसका पोषण कौन चूस रहा है? ये छोटे जीव। और फायदा किसको हो रहा? उन छोटे जीवों को। क्यों हो रहा? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ब्लड सर कर रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी प्रजाति, जहां शिकारी प्रजाति जो होती है, जो गेस्ट होते हैं, वो लाभान्वित होंगे, और जो प्रजाति शिकार हो रही है उसको हानि होती है। जैसे हिरण है, हिरण का शिकार शेर कर ले तो शेर तो फायदे ही में रहेगा, ठीक है, वो शिकारी है, फायदे में होगा। पर जिसका शिकार हो रहा वो घाटे में रहेगा, क्योंकि उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो गई ना। तो ये परभक्षण होता है। परजीविता क्या होती है? परजीविता में एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। ये भी कुछ प्रकार से ध्यान रखिए, ये भी परभक्षण जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर एक अमरबेल का उदाहरण लेते हैं। जिस पौधे पर अमरबेल उगता है, तो अमरबेल सारा पोषण किससे लेता है? उस पौधे से ले लेता है। तो अमरबेल तो फायदे में होगा, जो गेस्ट है वो तो फायदे में होगा, पर जो पौधा होस्ट था वह घाटे में चला जाएगा। तो ये परजीविता है। अगला है दोस्तों कंपटीशन, स्पर्धा, है ना। इस स्पर्धा में दोनों प्रजातियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, दोनों प्रजातियां प्रभावित होती हैं, दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जैसे भोजन और आवास की समस्या होगी, तो भोजन और आवास की समस्या होने पर चूहे की कमी हो जाए तो उसका प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। कौन पर? सांप पर भी पड़ेगा और बिल्ली पर भी पड़ेगा। जबकि इन दोनों में स्पर्धा होती है, पर दोनों ही क्या करते हैं? चूहा को खाते, सांप भी खाता है और बिल्ली भी खाती है। तो दोनों पर प्रभाव पड़ता है स्पर्धा का। कैसा? नकारात्मक। अगला होता है सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता में क्या होता है? एक प्रजाति तो लाभान्वित होगी और दूसरी प्रजाति अप्रभावित बनी रहती है कमेंसलिज्म में। जैसे चूसक मछली सार्क की सतह पर जुड़ी रहती है और इससे उसे सुरक्षा की भी प्राप्ति होती है और भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है, परंतु शार्क मछली को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा संबंध जहां एक प्रजाति को लाभ हो और दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? सहभोजिता। और सहजीविता क्या होता है? हम साथ साथ रहें, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, ठीक है, दोनों प्रजातियां लाभान्वित हों, एक दूसरे के लिए काम करें, वो सहजीविता है, म्यूचुअलिज्म है। जैसे लाइकेन, लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल का संबंध कहलाता है। लाइकेन, लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था तुलासने ने सबसे पहले। तो यहाँ ध्यान रखना, लाइकेन कवक और शैवालों का संबंध होता है। और लाइकेन जहाँ कवकों को, कवक क्या करते हैं? शैवालों को सुरक्षा देते हैं। जो कवक होते हैं फंगस, वो शैवालों को सुरक्षा देते हैं, ठीक है, पोषण देते हैं। तो वहीं शैवाल कवकों को भोजन प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार का संबंध जहां दोनों लाभान्वित हो रहा है, कवक भी लाभान्वित है, शैवाल भी लाभान्वित है, ऐसा संबंध सहजीविता कहलाता है दोस्तों। ये जैविक अन्योन्य क्रियाओं में एक आखिरी बची है तटस्थता। तटस्थता में दोनों जीव साथ साथ रहते हैं परंतु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, वो तटस्थता कहलाता है। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है संबंध। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और यदि इस क्लास में अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हो, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप पर्सनली मुझे राय दे सकते हैं, अपना अपना व्यू रिव्यू दे सकते हैं। और इस पूरी क्लास में अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और मेरा सब्सक्रिप्शन है ना, लेने के लिए आपको एक मैं रेफरल कोड दे रहा हूं, AUP10 लिख देने से आपको 10% का क्या हो जाएगा दोस्तों? 10% का आपको डिडक्शन हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको एक साल पे 700 रुपये का मिल जाएगा और केवल 6300 रुपये में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन केवल 7560 रुपये का है। और ये सब्सक्रिप्शन आपको बहुत से फायदे देकर जाएगा दोस्तों। दैट्स ऑल माय पार्ट। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।
आपने इस क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है, मुझे सुना, इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।